Hello everyone, welcome back to the revision of simple harmonic motion और oscillation chapter। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम एंड टॉर्शनल पेंडुलम। ये चार पेंडुलम्स का हम लोग रिविजन करेंगे, सारे की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस पे बहुत सारे PYQs के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पेंडुलम के साथ। स्प्रिंग पेंडुलम पेंडुलम का ऑलरेडी वेटेज बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन में आप PYQ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए पेंडुलम के टॉपिक को हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। अ, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतने अच्छे से करनी है कि ये टॉपिक हमारा परफेक्ट रहे, क्योंकि ये टॉपिक एक ईजी टॉपिक है कंपेयर टू एनी अदर मैकेनिक्स टॉपिक जो हम करते हैं। ये ईजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अच्छे से हम लोग परफेक्शन लाएंगे। तो चलो रिविजन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम किसे बोलते हैं? जिसमें हम एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को अटैच करते हैं डायरेक्टली और फिर उसको फ्रीली ऑसिलेट होने देते हैं। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल पेंडुल हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है जिसके साथ ब्लॉक के साथ इसको अटैच किया है। अब स्लाइटली इस ब्लॉक को पुल किया एंड अगर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, पुल करके रिलीज कर देता हूँ, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेशन। दिस इज नोन एज स्प्रिंग पेंडुलम। ये वर्टिकल में भी सेम ऐसे ही हो सकता है। अगर हमने किसी स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को कनेक्ट किया एंड देन इसको रिलीज कर दिया, तो ड्यू टू ग्रेविटी जब ये नीचे जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट ऑसिलेशन। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होता है वो स्प्रिंग पेंडुलम कहलाता है। वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम स्प्रिंग पेंडुलम बोलते हैं, या सम बुक्स में इसको बोला जाता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, वो भी हम बोल सकते हैं। जो इसका मेन टॉपिक होता है वो होता है इस पेंडुलम के ऑसिलेशन की टाइम पीरियड के बारे में या फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, तो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है स्प्रिंग पेंडुलम का, दैट इज डिफाइंड बाय टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट inertia factor, which is responsible for the inertia in the system, which is obviously mass in linear terms, in linear SHM, divided by spring factor, which is also known as force constant। या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट उसको बोलते हैं। तो स्प्रिंग फैक्टर इज नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो inertia फैक्टर विच इज द मास, है ना, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। तो जो मास है ऑसिलेटिंग बॉडी का डिवाइडेड बाय के, तो ये टाइम पीरियड क्या आ जाता है 2 पाई अंडर रूट m/k। एक बार हमें टाइम पीरियड पता चल गया, तो यहां से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट k/m। वन ऑफ द मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में है, विच इज स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज स्टिल वैलिड अगर आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे या स्प्रिंग पेंडुलम पे कोई कांस्टेंट फोर्स अगर लगा देते हो, कांस्टेंट फोर्स अगर आप अप्लाई कर देते हो, तब भी ये फॉर्मूला स्टिल वैलिड रहेगी। ठीक है, तो अ कांस्टेंट फोर्स ऑन द स्प्रिंग पेंडुलम डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। जैसे कि इस वर्टिकल वाले केस में, इसके ऊपर एक्चुअली एक फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज mg। और अगर हम g के वेरिएशन को नेग्लेक्ट करें कि ग्रेविटी हमारी चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पर ये कांस्टेंट फोर्स हो जाता है। और ये जो कांस्टेंट फोर्स है, इट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम सिर्फ दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक मास, ये जो ऑसिलेटिंग मास है वो कितना है, जितना ज्यादा ऑसिलेटिंग मास उसके अकॉर्डिंग उतना ज्यादा टाइम पीरियड। एंड दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है। ठीक है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन any constant force, it does not depend upon any constant force acting on the spring block pendulum। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे जहां पे अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो स्टिल हम टाइम पीरियड 2 पाई m/k ही यूज करते हैं। ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इफेक्टिव ग्रेविटी।
तो स्प्रिंग पेंडुलम जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर आप स्प्रिंग पेंडुलम को अनदर प्लैनेट पे भी ले जाते हो तो उसका टाइम पीरियड सेम आएगा। अगर आप इसको सैटेलाइट में ले जाते हो, मून पे ले जाते हो, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड स्टिल सेम आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि ये इंडिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स। इस तरह से हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स में लिख कर याद कर सकते हैं। तो अगर ये फोर्स नहीं भी लगाया तब भी √2πm/k, और अगर हमने फोर्स लगा दिया तब भी √2/m/k। तो चलो टाइम पीरियड तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बट देयर मस्ट बी समथिंग जो इस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो दैट इज करेक्ट, देयर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस ऑसिलेशन जो फोर्स पे डिपेंड करेगा, एंड दैट इज एम्पलीट्यूड और इन केस एनर्जी। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड पूछा जाता है ऑसिलेशन का तो वो डिफरेंट आएगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए। तो force can affect the amplitude but does not affect the time period of the oscillation and frequency. Okay, next point हमारे पास है time period of spring pendulum is independent of acceleration due to gravity. Very important point, क्योंकि जब सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे तो उस पर वो डिपेंड करता है और दोनों को कंफ्यूज करने के लिए आपको बार बार ये सवाल दिया जाता है। तो आपका स्प्रिंग पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट इज वाई अगर आपका पेंडुलम हिल पे ले जाए, है ना, हिल पर ले जाए, मून पर ले जाए, सैटेलाइट में ले जाए, जो स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम है, डज नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। बट ये सारी चीजों में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इन सम रेयर केस अगर आपको बोल दिया कि स्प्रिंग का भी मास है कैपिटल एम, अब ये थोड़ा सा ठीक है रेयर क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको स्प्रिंग का भी मास दे दिया होगा, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में बस m को m इफेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे, और जो m इफेक्टिव की वैल्यू आएगा वो वैल्यू आता है मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग बाय 3। तो हम ये जो m इफेक्टिव है उसको रिप्लेस कर देंगे मास ऑफ द ब्लॉक प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग डिवाइडेड बाय 3, विल रिप्लेस इट। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आपको स्प्रिंग का मास दे दिया गया तो आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो मास इफेक्टिव के टर्म। एक स्प्रिंग पेंडुलम सिमिलर कंसेप्ट में आता है जिसमें हम लोगों को ऐसे दिया होता है कि दो स्प्रिंग जो है वो एक स्प्रिंग जो है वो दो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, और ये जो स्प्रिंग है और इसका ऑसिलेशन कुछ इस तरह से होगा, एक स्प्रिंग दो ब्लॉक और ऐसे फ्री ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के पेंडुलम के लिए या इस तरह के ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम यहाँ पे एक रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि ये दो ब्लॉक सिस्टम है तो इसमें रिड्यूस मास लगाएंगे। तो रिड्यूस मास का वैल्यू आता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपने प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में ऑलरेडी ये रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, समझा होगा, ये याद किया होगा, ये जो फॉर्मूला है। तो टू ब्लॉक सिस्टम के लिए या टू पार्टिकल सिस्टम के लिए रिड्यूस मास इतना होता है। जैसे ही आपको ये रिड्यूस मास मिल जाता है, अब आप क्या कर सकते हो, इसका टाइम पीरियड लिख सकते हो 2π अंडर रूट रिड्यूस मास बाय k। बस आपको मास को किससे रिप्लेस करना है, रिड्यूस मास से। तो अगर कभी आपको इस तरह का पेंडुलम आता है जिसमें दोनों साइड ब्लॉक कनेक्टेड हो तो आप रिड्यूस मास का कंसेप्ट यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट में तो बहुत सारे और अगर हम लोग केसेस समझे, जैसे कि अगर ये स्प्रिंग पेंडुलम को जैसे हमने बताया कि ये स्प्रिंग पेंडुलम वर्टिकल में है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2πm/k है। m जो है वो टोटल मास है, तो अगर इसके साथ कोई और ब्लॉक चिपका दिया जाता है तो वो भी साथ में अगर ऑसिलेट करता है तो यहाँ पे आपको टोटल मास लेना होगा। ठीक है, अब मान लो इसको पानी में डुबा दिया, बहुत सारे सिनेरियो आ जाते हैं, जैसे कि इसी सिस्टम को हमने, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ये फोर्स लग रहा है ये इससे इंडिपेंडेंट है, mg से। जो कांस्टेंट फोर्स अगर लगता है उससे क्या आता है, इंडिपेंडेंट आता है। जैसे बहुत सारे केसेस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं।
जिसमें ये सेम आंसर आएगा। तो जैसे कि हमने इंक्लाइन प्लेन पे ले लिया, तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल पे, यहाँ पे ब्लॉक का मास m, और यहाँ पर स्प्रिंग ऐसे, स्प्रिंग। तो इस केस में अगर मैं पूछूं टाइम पीरियड क्या आएगा, अभी भी स्टिल आंसर 2πm/k ही है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है वो बस चेंज हो गया। अब जो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो mg साइन थीटा लग रहा है mg की जगह। तो जैसे अब ये कांस्टेंट फोर्स है, टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो स्टिल आंसर 2πm/k ही आएगा इस सिनेरियो में। या कोई भी और सिनेरियो ले लो जिसमें एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो और क्या क्या एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में इस सिस्टम को, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को पानी में डिप कर दिया, इस तरह से पानी में इमर्ज कर दिया, इस तरह से कंप्लीटली इमर्ज कर दिया, लाइक दिस, कंप्लीट फुल इमर्जन। अब पूछा कि टाइम पीरियड कितना है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अब इसमें टाइम पीरियड कैसे निकाले। आंसर है सेम 2πm/k, क्योंकि इसमें जो है बस एक कांस्टेंट फोर्स ऐड हुआ है ना। कांस्टेंट फोर्स एक तो नीचे mg था ही, और ऊपर क्या ऐड हुआ है, बायंसी। अब बायंसी क्योंकि कांस्टेंट है, जब तक ये कंप्लीटली इमर्ज है पूरे ऑसिलेशन के टाइम पे, जब तक ये कंप्लीटली इमर्ज है पूरे ऑसिलेशन के टाइम पे, तब तक बायंसी कांस्टेंट रहेगी। तो उस केस में भी ये दोनों कांस्टेंट फोर्स इस टाइम पीरियड को अफेक्ट नहीं कर सकते। या बहुत सारे और एग्जांपल में आपको फंसाया जा सकता है, जैसे कि ये बोल दिया कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और एक इसके कार के अंदर है ना, ये लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलेरेशन से। अब बताओ टाइम पीरियड। अब क्योंकि ये सवाल हमने सिंपल पेंडुलम में देखे हैं, और आपको मैं अभी सिंपल पेंडुलम में थोड़ी देर में बताऊंगा भी, ये सवाल सिंपल पेंडुलम भी आते हैं, सारे सिंपल पेंडुलम। और उसमें टाइम पीरियड क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ग्रेविटी या इफेक्टिव ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्टिल आंसर कितना आएगा, 2πm/k, चाहे अपवर्ड एक्सेलरेशन हो, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो, या नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा हो, सेम आंसर सबका। या हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड हो इस तरह से, ठीक है। तो वो जो कांस्टेंट फोर्स है, तो इन केसेस में क्या कांस्टेंट फोर्स इस पे लगेगा, दैट इज सूडो फोर्स। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर इस पे सूडो फोर्स लगाते हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड। तो कुछ ये और सिनेरियो है जहां पर आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम जो होता है वो सेम आएगा, 2πm/k आएगा। तो आप इन सभी केसेस के लिए सेम फॉर्मूला यूज करोगे। चलो, अब उन केसेस को देखते हैं जहां पर हमारे पास ब्लॉक तो एक ही है बट स्प्रिंग दो दो है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ये दो टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक स्प्रिंग का एक एंड कहाँ कनेक्टेड होता है, फिक्स पॉइंट पर, और दूसरा एंड कनेक्टेड होता है दूसरे स्प्रिंग के साथ, और दूसरे स्प्रिंग का दूसरा नेक्स्ट एंड जो है वो कनेक्टेड होता है ब्लॉक के साथ। तो ये ढंग से आपको देखना पड़ेगा डायग्राम में कि सीरीज ही कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपके जो स्प्रिंग है इस तरह से साइड बाय साइड कनेक्टेड है। तो या वर्टिकल में भी हो सकता है, इस तरह के भी हो सकता है, ये सेम सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो इस केस में अब हम ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे निकाले, तो आपको क्या करना होता है, इसका के इफेक्टिव निकालना होता है कि दोनों स्प्रिंग का के इफेक्टिव। तो सीरीज में जो के इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है वो रेसिप्रोकल का एडिशन होता है। ये वैसा ही होता है जिस तरह से आपका रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको अगर ओके, तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट, तो सीरीज के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, सीरीज के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो आता है वो आता है के इफेक्टिव 1/k इफेक्टिव इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्वल फोर्सेस दोनों में काम करता है, बट दोनों में एक्सटेंशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो दोनों स्प्रिंग में सेम अमाउंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट इलांगेशन या कंप्रेशन होगा। जो इफेक्टिव कांस्टेंट है वो 1/k इफेक्टिव इक्वल टू 1/k1 प्लस k2। और अगर दो स्प्रिंग है तो आप सीधा ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, फॉर टू स्प्रिंग ओनली सीरीज में K1 इफेक्टिव कांस्टेंट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और एक बार आपको ये K इफेक्टिव मिल गया तो अब आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको बस रिप्लेस करना है टाइम पीरियड के फॉर्मूले के। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πm/k
अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है तो ये हो जाएगा के इफेक्टिव, और ये के इफेक्टिव आप ऐड करके यहाँ से सॉल्व करके पुट कर सकते हो कि कितना के इफेक्टिव आएगा सीरीज में पैरेलल में। तो इफ तो बहुत सारे अगर बहुत सारे स्प्रिंग आते हैं, दो आते हैं तो 1/k1, अगर बहुत सारे आते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन, आप ऐड कर सकते हो। इसमें एक चीज ध्यान रख सकते हो कि अगर सारे स्प्रिंग सेम कांस्टेंट के हुए, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हुआ, तो आपको पूरा इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हो कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इफेक्टिव इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो k डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n। अगर आपके पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग है तो सीधा लिख सकते हो k बाय n हो जाएगा, और इसको फिर आप पुट कर सकते हो यहाँ पर एंड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलो इसी तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको दिखाई देता है, जहां पर दो स्प्रिंग लाइक दिस साइड बाय साइड है। दोनों स्प्रिंग के दोनों स्प्रिंग के एंड्स जो है, एक एंड जो है वो आपका फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड है, और जो दूसरा एंड है, दोनों स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, स्प्रिंग का एक एंड जो होता है फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता है। इसमें दोनों स्प्रिंग के एंड्स फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, अनदर एंड ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। यही सेम सिचुएशन ऐसे भी ड्रॉ की जा सकती है, ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। दोनों एंड्स फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड स्प्रिंग से कनेक्टेड है। यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स हैं, अच्छे से इसको याद रखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यही करना है। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो इसका इफेक्टिव कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इफेक्टिव कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन द डिफरेंट स्प्रिंग। तो ये ऐसा बोलना चाहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग, दोनों जो पैरेलल स्प्रिंग होते हैं, इन पे जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है ये डिफरेंट डिफरेंट आता है। रिस्टोरिंग फोर्स जो आता है वो डिफरेंट डिफरेंट आता है, बट इन दोनों में एक्सटेंशन या इलोंगेशन या कंप्रेशन जो होता है वो सेम होता है। तो दोनों में सेम अमाउंट में कंप्रेशन और क्या होता है, इलोंगेशन होता है। ऑपोजिट टू डेफिनेटली जो सीरीज है, सीरीज में क्या होता है, फोर्स दोनों में सेम रहता है, बट दोनों में इलोंगेशन डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो अगर आप देखोगे इसमें सीरीज में दोनों में फोर्स सेम आते हैं। ठीक है, तो सीरीज में दोनों में फोर्स सेम आता है, तो इधर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स और इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो सेम है, बट दोनों में इलोंगेशन अलग अलग आता है। ठीक है, जो हमने देखा। तो ओके, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट फोर्सेस एक्ट इन डिफरेंट स्प्रिंग, बट एक्सटेंशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग आर सेम। और अगर के इफेक्टिव निकालना है तो यहाँ पर जो के इफेक्टिव का फॉर्मूला है वो आपके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के सीरीज वाले फॉर्मूले से मैच करता है। तो इफेक्टिव कांस्टेंट निकालने के लिए हम सारे कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, k1 प्लस k2। अगर हमारे पास n स्प्रिंग्स हैं तो दो के लिए तो k1 प्लस k2, अगर n स्प्रिंग्स हैं तो k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड सो ऑन, वो कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर सारे स्प्रिंग आइडेंटिकल है तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो कि के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, एन टाइम्स के हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपके सारे स्प्रिंग क्या है, आइडेंटिकल है तो। और जैसे ये मिल गया फिर तो टाइम पीरियड आप निकाल ही लोगे। टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको लिखना है 2 पाई एम बाय की इफेक्टिव। यहाँ से के इफेक्टिव पैरेलल वाला आप जो भी वैल्यूज है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को हैंडल कर सकते हो। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, जब आप सीरीज और पैरेलल हमने कर ही लिया है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग
तो क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसे स्प्रिंग दे रखा है, इसका लेंथ जो है ना, लेंथ जो है वो एल मान लेते हैं, लेंथ जो है वो एल मान लेते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेते हैं। अगर मैं स्प्रिंग को कट करता हूँ और दो अलग अलग हिस्से में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मैंने इसको कट कर दिया दो अलग अलग पीस में, अलग अलग लेंथ में, तो इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2। तो हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमें जो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग कांस्टेंट के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। मतलब स्प्रिंग की लेंथ जितना ज्यादा होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम स्टिफनेस भी बोलते हैं वो उतना ही लेस वैल्यू होता है। और या बोल सकते हो वाइसा वर्सा कि लेंथ जितना स्मॉलर होता है, आपका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना क्या हो जाता है, लार्जर। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये जो नया वाला कट करने के बाद जो स्प्रिंग आया है उसका कांस्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका कांस्टेंट कुछ K1 हो चुका होगा, इसका कांस्टेंट कुछ K2, और आपको इन दोनों का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है स्प्रिंग पेंडुलम के लिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें K1 K2 निकालना पड़ेगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या मेजर एक तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो कि K क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, तो हम बोल सकते हैं K इंटू एल का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए। किसी भी पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए K इंटू एल का प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि K इंटू एल, फर्स्ट जब स्प्रिंग पूरा था तो K इंटू एल का प्रोडक्ट वही आएगा जो इस स्प्रिंग के लिए होगा। तो इस स्प्रिंग के लिए दोनों का प्रोडक्ट क्या है, K1 इंटू L1, और इस स्प्रिंग के लिए कितना है, K2 इंटू L2। ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। और यहां से क्या होता है, आप सेल्फ कर सकते हो। जैसे इन दोनों को मिलाकर अगर सॉल्व करोगे तो K1 का आंसर कितना आ गया, K टाइम्स जो ओरिजिनल कांस्टेंट था L अपॉन L1, ये आ गया आपका। K1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से टाइम पीरियड 2πm/k सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने इन दोनों को मिलाकर सॉल्व किया, तो इन दोनों को अगर मिला के हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा K इंटू एल इक्वल टू क्या आएगा, K2 इंटू L2। तो यहाँ से आपका K2 का जो आंसर है, अब मैं अगले स्टेप में सीधा K2 लिख देता हूँ। तो K2 का आंसर कितना आ जाएगा, K टाइम्स L अपॉन L2। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते हो, एंड देन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πm/k। अगर दोनों में सेम मास यूज किया है तो दोनों में सीधा आप K का वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे अगर आपकी स्प्रिंग को कहीं पे लिखा है, कट किया है, कट करके नया पेंडुलम बनाया है, सीरीज में जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा है, तो आप ये यूज करोगे। K इंटू एल का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और उसको यूज कर सकते हो आप K इफेक्टिव निकालने के लिए कि जो नया K आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट वो कितना होगा। चलिए, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड, उसके टाइम पीरियड से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अपना सेकंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम जो होता है वो एक कंसिस्ट करता है, उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है, हैवी पॉइंट मास, जिसको हम बॉब भी बुलाते हैं, और उसको एक फ्लेक्सिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से क्या क्या होता है, हैंग किया होता है फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, विच इज फ्री टू ऑसिलेट। तो इस तरह का आप इमेजिन कर सकते हो सिस्टम होता है। तो ये आपका बॉब है, इसको स्ट्रिंग के साथ अटैच किया, अब इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके यहाँ पर रिलीज कर दिया। तो जैसे डिस्प्लेस करके रिलीज करोगे इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और इस सिंपल पेंडुलम का हमें सेम तरीके से एनालिसिस करना है, सारे की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेरिवेशन करके आता है, तो हमारा जो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड आता है, यू कैन सी राइट हियर। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π इंटू अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर विच इज ऑब्वियसली मास डिवाइडेड बाय कह लो कि कांस्टेंट स्प्रिंग फैक्टर विच इज mg/l, जो कि सॉल्व करके आ जाता है 2πl/g। हमारा जो टाइम पीरियड आ जाता है सिंपल पेंडुलम के लिए 2π√L/g। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है
वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो एल की वैल्यू कितना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर आपका बॉब का साइज बहुत छोटा है तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर रहता है। एंड किस पे डिपेंड करता है, जी पर या इफेक्टिव ग्रेविटी पर, ठीक है। और इसकी वजह से ये सिंपल जो पेंडुलम है वो स्प्रिंग पेंडुलम के कॉन्सेप्ट से डिफर कर जाते हैं। तब इसके अलग अलग सिचुएशन देख लेते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में ये टाइम पीरियड कितना होगा। ऑब्वियसली अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो एक स्टेप हम लोग और अ, आगे लिख सकते हैं। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है तो टाइम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा टाइम पीरियड 1/t विच इज 2 पाई, या 1/2 पाई अंडर रूट g/l, ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई l बाई अंडर रूट l बाई जी, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट g/l, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो आपके टाइम पीरियड को अफेक्ट कर सकते हैं पेंडुलम के, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ये जो amplitude of the simple pendulum. So the time period of simple pendulum is independent of amplitude, independent of amplitude रहता है, as long as the motion is simple harmonic, as long as कंडीशन है कि as long as आपका मोशन क्या होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक होना चाहिए। वो तब होता है जब आपका एंगल क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, थीटा की जो वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है उसका, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो जब तक आपका एंगल जो है वो स्मॉल है तब तक आपका जो ऑसिलेशन होता है पेंडुलम का वो सिंपल हार्मोनिक रहता है। और सिंपल हार्मोनिक होने की वजह से उसका टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता है। बट अगर आपका एंगल छोटा नहीं है तो वो जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं रह जाता, हार्मोनिक रहता है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं रहता, वो एक हार्मोनिक या ऑसिलेटरी हो जाता है। और इन दैट सिचुएशन आपका जो टाइम पीरियड आता है वो इसके बराबर आता है, ठीक है। जो कि अप्रोक्सीमेटली बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये सब करने के बाद ये बन जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और ये पूरा एक्सपांशन है, एक टाइप का पूरा एक्सपांशन है, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, टी नॉट 1 प्लस थीटा, है ना, टी नॉट 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 16। यहाँ पर टी नॉट जो है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड है जिसकी वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, ये टी नॉट की वैल्यू, ठीक है, जब एंगल छोटा था उस केस में। और बाकी ये जो थीटा नॉट है ये आपका एम्पलीट्यूड है, या कह लो एंगुलर एम्पलीट्यूड है। तो ये एक एडिशनल फॉर्मूला याद रख सकते हो कि कैसे वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, अगर कोई इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो स्मॉल एंगल के लिए ही आता है, तो आप स्मॉल एंगल के लिए सिर्फ यूज कर सकते हो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एंड यू कैन से फॉर स्मॉल एंगल द ऑसिलेशन इज सिंपल हार्मोनिक एंड योर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मास ऑफ द बॉब, तो जो टाइम पीरियड है वो आपके मास पे इंडिपेंडेंट है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए अगर आप बॉब को अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हो, कंसिडरिंग कि सबका साइज स्मॉल रहता है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आपके टाइम पीरियड के ऊपर। ये ऑपोजिट है आपके स्प्रिंग पेंडुलम के साथ, क्योंकि स्प्रिंग पेंडुलम में जो ऑसिलेशन करता हुआ मास आता है उस पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है, बट इन सिंपल पेंडुलम इट डज नॉट, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि अगर आपने सॉलिड बॉब को रिप्लेस किया एक हॉलो स्फीयर से जिसका रेडियस सेम है, डिफरेंट मास है, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड से हॉलो रिप्लेस करने से मास चेंज होगा, बट आपका एल इफेक्टिव या एल जो है वो चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। इफ अ गर्ल स्विंगिंग इन अ स्विंग अनदर सिट्स ऑन विद हर, द टाइम पीरियड रिमेन अनचेंज। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका सिंपल पेंडुलम हो रहा है और अगर कोई और मास उसमें ऐड कर दी जाए किसी तरीके से, तो आपका टाइम पीरियड स्टिल क्या आएगा, सेम आएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट में, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। तो आप क्लियरली फॉर्मूला में देख ही सकते हो कि आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अंडर रूट 2 पाई एल बाई जी। और मान लेते हैं अगर ग्रेविटी को कांस्टेंट रखते हैं, ग्रेविटी वेरी नहीं होती, यहाँ से क्लियर है कि आपका जो टाइम पीरियड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
रूट एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर, या आगे चल के हम इसको इफेक्टिव लेंथ बुलाएंगे। तो दिस लेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। मोस्ट कई सारे लोग जो है इसको ऐसे याद रखते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, विच कैन बी अ कह सकते हो सिली मिस्टेक बन सकता है अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाए। तो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है। अगर आपको इसको समझना है तो आप ऐसे इमेजिन करो कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है, और मान लो हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है, कैन डू दिस ऑसिलेशन शो कर सकते हैं इसका, ऐसे और ऐसे ऑसिलेशन कर रहे हैं। अब इस केस में जो एल है विच इज फॉर्मूले लेंथ है, वो सिर्फ स्ट्रिंग का लेंथ नहीं है, वो स्ट्रिंग का लेंथ, तो ये रहा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। इस केस में सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब राइट हियर, यहां पर है, तो इस पूरी लेंथ को लेना पड़ेगा। तो एल इफेक्टिव, आप चाहो तो इसको एल इफेक्टिव बोल सकते हो, जिसमें स्ट्रिंग का लेंथ आएगा प्लस इसका जो भी रेडियस होगा, अगर ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे लाई करते हैं, सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे लाई कर रहा है इसका, लेट्स से रेडियस आर में, तो एल इफेक्टिव होगा एल प्लस आर। ठीक है, और इससे आप इस पे डिपेंड करता है, तो जब तक इसके रूट पे डिपेंड करता है, तो आपको एल इफेक्टिव बहुत केयरफुली लेना होगा। अब क्या होता है कि अगर बॉब का साइज बहुत ही स्मॉल है तो ये आर जो है वो नेग्लिजिबल हो सकता है, तो फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट ये आर नेग्लेक्ट हो जाता है, इसलिए एल इफेक्टिव किसके बराबर हो जाता है, स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं। तो जब तक आपका पार्टिकल या जो बॉब है वो काफी स्मॉल है, आप एल इफेक्टिव को स्ट्रिंग की लेंथ मान सकते हो, बट अगर लार्ज ऑब्जेक्ट है तो आपको सेंट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास तक की टोटल डिस्टेंस लेना होगा एल इफेक्टिव के लिए। इसमें लिखा है, इसमें एग्जांपल देते हुए लिखा है कि व्हेन अ गर्ल सिटिंग ऑन अ स्विंगिंग स्विंग स्टैंड अप, her center of mass will go up and so L and hence the T will decrease। तो ये काफी कॉमन एग्जांपल है कि इसमें बोला होता है कि कोई पर्सन जो है वो ऐसे स्विंग पर बैठकर ऑसिलेट हो रहा है, अगर वो सडनली खड़ा हो जाए तो आपका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। अब कई लोगों को लगता है कि टाइम पीरियड तो स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे, इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं आया, तो फिर इस टाइम पे टाइम पीरियड सेम रहेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो एल है वो सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस है। तो अगर कोई परसेंट ये स्ट्रिंग की लेंथ है और अगर पर्सन का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर है पहले बैठने की केस में, तो जब वो खड़ा होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इससे एल इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। और जब इफेक्टिव लेंथ कम होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिपेंडेंस, कि जब इफेक्टिव लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, ऑल्सो कम। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो कि अगर कोई स्विंग पे खड़ा हो जाए तो उसमें आपका टाइम पीरियड, इफेक्टिव लेंथ रिड्यूस हो जाएगा और सो आपका टाइम पीरियड भी उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाएगा। इसको वापस रिस्टार्ट कर लेते हैं। इसी के साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ hollow sphere full of water, the water comes out slowly through the hole and the time period is recorded। चलो, तो ये भी एक कॉमन एग्जांपल है जहां पर हम समझते हैं कि कैसे आपका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इफेक्टिव लेंथ के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं।
देखो, ये मान लो आपका स्ट्रिंग की लेंथ है, ये आपका बड़ा सा बोल है जिसके अंदर पानी भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है यहाँ पर, बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये बोला है कि अगर हमने नीचे एक छोटा सा होल बना दिया, छोटा सा होल बना दिया यहाँ पर, छोटा सा होल ले लेते हैं यहाँ पर, छोटा सा होल कर देते हैं, और इस छोटे से होल की वजह से पानी जो है वो ड्रेन आउट होता है अगर इसमें से, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, और यहाँ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो ये इफेक्टिव लेंथ है। तो जब ये ड्रेन आउट होना शुरू होगा, आपका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, और जब सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा तो एल विल इंक्रीज। तो स्टार्टिंग में इफेक्टिव लेंथ विल इंक्रीज एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन टाइम पीरियड। बट जब सारा वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा, अगर हम सारा का सारा वाटर ड्रेन आउट कर दे, तो सारा वाटर अगर ड्रेन आउट कर दिया जाए, तो वापस से आपका सेंटर ऑफ मास फिर से सेंटर पे ही रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि जब सारा वाटर ड्रेन आउट हो गया तो सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक सेंटर पे चला जाएगा। तो वापस से, तो इस केस में क्या होगा, पहले लेंथ इंक्रीज हुआ, अब लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, थोड़ी देर के लिए इंक्रीज करके फिर सडनली ये डिक्रीज कर जाएगा और रिटर्न कर जाएगा अपने ओरिजिनल लोकेशन पे। तो इस केस में आपका टाइम पीरियड क्या होगा, रिड्यूस होके ओरिजिनल वैल्यू पे रिटर्न कर जाएगी। तो इस केस में जब ड्रेन आउट होगा धीरे धीरे, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज एंड देन सडनली डिक्रीज करके ओरिजिनल वैल्यू पे रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कभी आपको क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो। डिफरेंट ग्राफ्स अगर बनाए नेक्स्ट की पॉइंट्स में, काफी कॉमन क्वेश्चन है, टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ ग्राफ, टाइम पीरियड स्क्वायर वर्सेस लेंथ ग्राफ, या टाइम पीरियड वर्सेस रूट एल ग्राफ। ये तीनों ग्राफ आप इमेजिन कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उसको हमें साइड बाय साइड यूज करेंगे, तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, तो ये टी वर्सेस लेंथ में ग्राफ है, टी वर्सेस लेंथ का ग्राफ है। तो इस केस में अगर टी वर्सेस लेंथ का ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ है, विच इज अ पैराबोला। यहां पर अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखोगे, टी स्क्वायर वर्सेस लेंथ का ग्राफ है, तो टी स्क्वायर वर्सेस लेंथ का ग्राफ होगा ये वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ। वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। और वैसे टी और रूट एल का, तो यहां पे देखोगे टी इस साइड है, रूट एल इस साइड है, तो ये ग्राफ भी वाई प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया, एक्स का, तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसे हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अगर आते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीज जो है, ये आपके सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग पेंडुलम में इन पे आपको कंफ्यूज किया जाता है कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो 2 पाई रूट एल बाई जी है, यहां पर आप देख सकते हो कि आपका अगर लेंथ फिक्स रखते हैं, तो आपका टाइम पीरियड जो है वो अंडर रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ग्रेविटी चेंज होता है क्वेश्चन में, तो आपका टाइम पीरियड भी चेंज होगा। तो जैसे अगर आप मून पे जाते हो, लिफ्ट में जाते हो, अलग अलग प्लैनेट्स पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्रेविटी विल चेंज एंड दैट विल लीड टू चेंज इन टाइम पीरियड। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज वी गो हाई अबव द अर्थ सरफेस या डीप इनसाइड द माइंस, या अगर डेप्थ में जाते हैं, तो दोनों ही केस में वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करता है और आपका टाइम पीरियड इंक्रीज करता है। ये चीज आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हो कि अगर आप सरफेस से ऊपर जा रहे हो या सरफेस से नीचे जा रहे हो प्लानट के, तो दोनों ही केस में ग्रेविटी डिक्रीज करती है और आपका इसलिए टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। दूसरा, इसका इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली ऑब्वियसली क्लॉक पर भी, जो पेंडुलम क्लॉक इसके ऊपर काम करते हैं उन पे भी तो फर्क पड़ ही जाएगा। आप कुछ ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको जी वर्सेस टी का ग्राफ है, जो कि इस तरह का एक हाइपरबोला ग्राफ आ जाएगा, या 1/√जी वर्सेस टी का ग्राफ है, आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हो इसमें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट कर सकता है आपके टाइम पीरियड को। ये टॉपिक हमारा सिमिलर है जो थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक में भी आता है। तो होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बढ़ जाता है। और जब स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ती है तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन
द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। और सेम गोज फॉर रिवर्स प्रोसेस, अगर टेम्परेचर फॉल होता है तो आपका लेंथ भी डिक्रीज करेगा और टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे तो अगर कोई क्लॉक है ना, अगर कोई क्लॉक जो है वो सिंपल पेंडुलम पे काम कर रहा है तो वो या तो क्लॉक स्लो हो जाएगा या तो फास्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर राइज और फॉल। बट उससे उसका टाइम पीरियड इफेक्ट होगा। कितना टाइम पीरियड इफेक्ट होगा वो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर आपका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से चेंज किया जाता है तो यहाँ पे डेल्टा थीटा जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो जो फाइनल लेंथ होता है वो इनिशियल लेंथ 1 + α∆θ होता है जब हमारा टेम्परेचर राइज करते हैं। यहां से हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि आपका जो रेशियो आएगा फाइनल अपॉन इनिशियल का, तो फाइनल टेम्परेचर अपॉन अपॉन इनिशियल, सॉरी, फाइनल टाइम पीरियड अपॉन इनिशियल टाइम पीरियड इज अंडर रूट फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये रेशियो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 + ½ α∆θ। और यहां से आपको मिल जाएगा, अगर हमने निकाला कि चेंज विच इज डेल्टा टी, है ना, चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड, और ये सब ट्रैक करेंगे तो हमारे पास बचता है ½ α∆t। और ये बहुत फॉर्मूला बन जाता है जो थर्मल एक्सपेंशन में भी यूज आता है, जो आपको याद रखना है। थर्मल एक्सपेंशन में भी ये फॉर्मूला आपको यूज आता है कि चेंज इन, ये आप कह सकते हो लॉस इन गेन इन टाइम। अब उसको बोला जाता है लॉस, लॉस स्लैश गेन इन टाइम, कि कितना टाइम आप लूज कर जाओगे और कितना गेन कर जाओगे टेम्परेचर में चेंज की वजह से, इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा विच इज चेंज इन टेम्परेचर इनटू टाइम टी, इनटू टाइम टी। तो जितने टाइम में कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको ये निकालना है कि एक दिन में कितना टाइम का लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा, तो यहां पर आप वैल्यू में 1 डे का टाइम लिखोगे, तो यहां पर वैल्यू 1 डे का आएगा। और ये जो बता देगा आपको कि कितना लॉस और गेन हुआ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होता है, इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज होता है। और आपका जो क्लॉक है, जिसको हम पेंडुलम क्लॉक भी बोलते हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, वो उसका भी टाइम पीरियड चेंज होगा, जिसकी वजह से या तो वो टाइम लूज करेगा या तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये आप की पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट की पॉइंट जो है कि इफेक्टिव ग्रेविटी का असर जो है कैसे होगा, तो हम लोग चलो, तो अगर पेंडुलम एक्सेलेरेटेड लिफ्ट में ले जाए, तो अगर आपका पेंडुलम जो है वो एक्सेलेरेटेड लिफ्ट में ले जाते हैं, तो अगर आपका लिफ्ट जो है या ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। और आपकी इस केस में जो ग्रेविटी या इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी वो नॉर्मल जी के बराबर है। तो हम इन सभी केसेस में जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, 2π√L/g इफेक्टिव। अब हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव ग्रेविटी इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, तो उसका तरीका जो है, इफेक्टिव ग्रेविटी आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग टेंशन फोर्स, है ना, बाय कैलकुलेटिंग टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास, या मैं कहूं कि टेंशन फोर्स इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉब। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट इफेक्टिव ग्रेविटी इन एनी सिचुएशन। और जैसे हमें इफेक्टिव ग्रेविटी मिल जाएगा, वी कैन यूज द फॉर्मूला 2π √L/g इफेक्टिव। तो जैसे कि इस केस में आप देखोगे, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एम ए लगता अगर एक्सेलेरेशन 0 होता है। बट अभी तो कोई सूडो फोर्स है नहीं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो सिर्फ एम जी है, ऊपर टेंशन टी है, ऊपर टेंशन टी है। तो हमारा इफेक्टिव ग्रेविटी कितना हो गया इस केस में, इफेक्टिव ग्रेविटी तो टेंशन किसके बराबर, एम जी के बराबर,
और मास कितना है m, तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी। तो इस केस में टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एल बाई जी, अगर लिफ्ट क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट यही सिचुएशन चेंज हो जाएगा अगर हम लोगों ने एक्सेलरेटेड लिफ्ट का एग्जांपल ले लिया यहाँ पर। तो अब मान लो कि हमारे जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है, दो केसेस में, या तो अपवर्ड एक्सेलरेशन है या तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो इन अपवर्ड की केस में अगर आप निकालोगे इफेक्टिव ग्रेविटी तो आपको दिखेगा टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, बट अब एक सूडो फोर्स आ जाएगा ma नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ पर g इफेक्टिव क्या आ जाएगा, तो g इफेक्टिव टेंशन एट द इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आ जाएगा mg प्लस ma डिवाइडेड बाय मास, तो यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी कितना आ गया g प्लस a। तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई एल अपॉन जी प्लस ए, आप लिख सकते हो। अगर आपका लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे टेंशन ऊपर, एम जी नीचे, बट इस बार सूडो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से इस केस में इफेक्टिव ग्रेविटी कितना आ जाएगा एम जी माइनस एम ए डिवाइडेड बाई मास एम ए। इफेक्टिव ग्रेविटी आ गए माइनस जी माइनस, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई जी माइनस ए, रिड्यूस हो जाएगा अगर आप नीचे की तरफ एक्सेलरेट करते हो तो आपका जी इफेक्टिव ग्रेविटी रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट इज वाई द टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट केस अगर फ्री फॉल में आ जाए, ठीक है, फ्री फॉल में अगर आपका लिफ्ट आ जाता है तो फ्री फॉल में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर आ जाता है, जी के बराबर ही आ जाता है। इस केस में ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg, और इस बार सूडो फोर्स लगेगा बट वो mg के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस केस में आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी जो होगी वो आप देखो इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी हो जाएगी mg माइनस mg डिवाइडेड बाय मास m, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी होगी जीरो। इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो होने का मतलब है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, या आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा जीरो। अब इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब ये है कि आपका जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। इसका आंसर ये नहीं लिखोगे कि इनफाइनाइट टाइम पीरियड है, आंसर ये लिखोगे कि ये पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा। अगर आप इसको एक फ्री फॉल लिफ्ट के अंदर ऑसिलेट कराने की कोशिश करो तो अगर आप इसको डिस्टर्ब करके रिलीज करोगे ना तो ये ऑसिलेट करेगा ही, वो जहां डिस्टर्ब करके आप छोड़ोगे वहीं वो रह जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो इस केस में टाइम पीरियड इनफाइनाइट बोल सकते हो, या इट विल नॉट ऑसिलेट बिकॉज इफेक्टिव ग्रेविटी क्या आ गया जीरो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट केस में जिसमें लिफ्ट, कार या एनीथिंग हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस केस में इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर आप देखोगे ये रहा आपका पेंडुलम, ये पेंडुलम तब जब आपका कार एक्सेलरेट नहीं कर रहा, जब आपका कार एक्सेलरेट करेगा, तो अगर आपका कार एक्सेलरेट करता है ए से तो जो पेंडुलम है उसका इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपका पेंडुलम का इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो टेंशन टी यहाँ पर mg, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ma सूडो फोर्स, ठीक है। तो mg और ma का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, और ये रिजल्टेंट कितना होगा अंडर रूट mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, और टेंशन की वैल्यू इसी के बराबर आ जाएगी क्योंकि इसके ऑपोजिट है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी अगर इस केस में लिखना हो तो इफेक्टिव ग्रेविटी, तो टेंशन एट इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे टेंशन कितना है m टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय किससे m से m कैंसिल, और आपका जी इफेक्टिव क्या आ जाता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। और आप ये भी याद रख सकते हो कि जो जितने एंगल पे ये इंक्लाइन करता है
ये जितने एंगल पे ये इंक्लाइन करता है, इक्विलिब्रियम जिस एंगल पे आता है वो एंगल होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। तो जितना हाइयर एक्सेलरेशन होगा कार का उतने ज्यादा एंगल पे जाके वो इक्विलिब्रियम आएगा, और जो टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का उसके बराबर होगा। नेक्स्ट केस जो आप कर सकते हो उसमें, अगर आपका पेंडुलम जो है वो एक कार में है और जो कार है वो सर्कुलर टर्न ले रहे हैं, ठीक है, कार इज टेकिंग सर्कुलर टर्न, तो उस केस में आपका टाइम पीरियड कितना आएगा? तो इंटरेस्टिंग केस, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा सर्कुलर कुछ टर्न है, सर्कुलर रोड है, और इसके अंदर कोई कार है, वो v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसके सीलिंग पर पेंडुलम लटकाया गया। तो इसमें होगा क्या, आपको दिखेगा कि आपका जो पेंडुलम है ना, आपका जो पेंडुलम है वो इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में हैंगिंग पे होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से हैंगिंग होगा एट सम एंगल थीटा। क्यों आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा? कौन इसको आउटवर्ड कर रहा है? विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पे लग रहा होगा इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो आपका पेंडुलम है वो वर्टिकल से ऐसे एंगल पे आ जाएगा। इसके अलावा बाकी फोर्स क्या है? एक तो एम जी है और दूसरा टेंशन है। तो इस केस में आप पेंडुलम का टाइम पीरियड, तो इस केस में आपको पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो निकालने के लिए पहले इक्विलिब्रियम आपने ढूंढ लिया, ठीक है, थीटा एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अब इस केस में हमें इफेक्टिव ग्रेविटी के लिए पहले हमें टेंशन फोर्स निकालना होगा। तो आप देख सकते हो ये टेंशन फोर्स इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट के इक्वल आएगा। तो एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब। अब ये जो भी जी इफेक्टिव आएगा उसको सॉल्व करो, टाइम पीरियड आ जाएगा 2/√g इफेक्टिव। तो कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अपने लिस्ट में कि अगर सर्कुलर मोशन के अंदर कार है और कार के अंदर अगर पेंडुलम है तो इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग कंसिडर करें, ये आपका पेंडुलम है और इसका लेंथ एल, पेंडुलम का साइज छोटा है बट पेंडुलम चार्ज है, ठीक है, पेंडुलम चार्ज है, और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा? तो इसमें इफेक्टिव ग्रेविटी निकालेंगे हम लोग। इस केस में इफेक्टिव ग्रेविटी कितना आएगा? तो देखो, अगर हम लोग सॉल्व करें तो ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ एम जी, बट नीचे एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, एंड दैट फोर्स विल बी क्यू इंटू ई। आ जाएगा ना ऐसे फोर्स, ठीक है। तो अब टोटल टेंशन की वैल्यू क्या होगा? इन दोनों के समीशन के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में जो आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी, इस केस में आपकी इफेक्टिव ग्रेविटी होगा, टेंशन की वैल्यू कितना है? एम जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉल। दिस इज योर इफेक्टिव ग्रेविटी। जो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? जी प्लस क्यू ई बाय एम, और यहां से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड 2π√L/g इफेक्टिव। अब ये सारे जी इफेक्टिव के केसेस जो है वो आप समझ के भी कर सकते हो, अगर आपको याद रहता है तो और भी अच्छी बात है, बट आप इसको समझ लेते हो तो आप ऑन जब भी ये सवाल आएगा तो आप फटाफट जी इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्व भी कर सकते हो। तो सेकंड केस जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं। सेम वही चार्ज, लेंथ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क जो पड़ेगा वो है इलेक्ट्रिक फोर्स पर, तो टेंशन टी, नीचे की तरफ एम जी। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ हो गया, क्यू इंटू ई, ऊपर की तरफ हो गया। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेट करना चाहो
तो जी इफेक्टिव, तो इस बार जो हमारा टेंशन की वैल्यू होगा वो एम जी माइनस क्यू इंटू ई होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होने की वजह से, डिवाइडेड बाई मास एम। इफेक्टिव ग्रेविटी जी माइनस क्यू ई बाई एम, ये आपका जी इफेक्टिव टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर हमने हॉरिजॉन्टल लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आप सारे केसेस आप आराम से कर सकते हो। तो चार्ज वही हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू, तो इसमें क्या आएगा टाइम पीरियड, ऊपर टेंशन टी, नीचे एम जी, नीचे डिवाइडेड बाय, सॉरी नीचे नहीं, आपका जो इसमें अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अब ऐसे लगेगा क्यू इंटू एस ई। अब इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी नहीं, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो पेंडुलम है वो शिफ्ट हो जाएगी कुछ ऐसे, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसे आ जाएगी थीटा एंगल पे, किस एंगल पे, जैसे कार जब एक्सेलरेट हो रहा था उस केस में आई थी। तो इस केस में इफेक्टिव ग्रेविटी निकालने के लिए पहले हम इक्विलिब्रियम पे गए और फिर टेंशन की वैल्यू निकाला। तो यहाँ टेंशन की वैल्यू एम जी क्यू इंटू ए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो टेंशन की वैल्यू आएगा, जैसे वो कार के केस में आया था, जो कार एक्सेलरेट हो रहा था उसका, इसके में इन दोनों का रिजल्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर लोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट एम जी का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया टेंशन, दोनों का रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय मास, ये इफेक्टिव ग्रेविटी। एंड उसके बाद फाइनल आप हमसे लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये केसेस है जो आप नोट डाउन कर सकते हो, और अपने शॉर्ट नोट्स में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। अगर मान लो इसके अलावा केस आता है जैसे कि ये रहा आपका पेंडुलम, ए लेंथ मास एम, बट पानी में डुबा दिया है इसको, पूरा पानी में डुबा दिया है पेंडुलम को, और ये लिक्विड जिसकी डेंसिटी जो है वो रो है, और ये बॉब जिसकी डेंसिटी सिग्मा है। या क्या करते हैं, उसकी भी रो ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो बॉब की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सेम इफेक्टिव ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे टेंशन ऊपर, एम जी नीचे, और क्या लगेगा इसमें, क्या लगेगा इसमें, बायोंसी, तो बायोंसी ऊपर की तरफ बी। इफेक्टिव ग्रेविटी जी इफेक्टिव, क्या आएगा इफेक्टिव ग्रेविटी यहाँ पर, एम जी माइनस बायोंसी डिवाइडेड बाय एम। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हम चाहो तो इसको थोड़ा अच्छा सा एक फॉर्मूला या फॉर्मेट दे सकते हैं इस तरह से। तो मास ऑफ द बॉडी, ये जो बॉडी है उसका मास क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉडी वॉल्यूम इंटू जी, ये हो गया एम जी। बायोन से क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी, डिवाइडेड बाय मास को फिर से वही लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉडी वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी, सॉरी नॉट जी, ओनली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से आप देखो वॉल्यूम डिवाइड हो जाता है, और आपको अगले स्टेप में बचेगा कितना, 1 - डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी और इंटू जी। ये हो गया इफेक्टिव ग्रेविटी। आप याद रख सकते हो इसको फॉर्मूला, अगर आपका पेंडुलम सबमर्ज्ड हो किसी लिक्विड में तो इफेक्टिव ग्रेविटी इतना आता है, 1 - रो एल बाई रो बी इंटू जी। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर, व्हाट इफ, तो इफ, है ना, जब तक डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तब तक इफेक्टिव ग्रेविटी जो है कोई दिक्कत नहीं है। आपका टाइम पीरियड 2π L/g इफेक्टिव लिख सकते हो, है ना, 2π L/g इफेक्टिव लिख सकते हैं, याद है यहाँ से जी इफेक्टिव, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। बट अगर इफ इफ बॉडी की डेंसिटी कम हो जाती है लिक्विड से, इसमें इक्वालिटी, सॉरी इसमें इक्वालिटी नहीं, यहाँ इक्वालिटी मिलेगा, तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये कम हो जाती है इक्वल, इस केस में
आपका जो ये वाला साइन देखोगे, जब वैल्यू पुट करोगे, गलती से अगर तुमने पुट कर दिया तो ये माइनस में आ जाएगा। नेगेटिव ग्रेविटी, नेगेटिव इफेक्टिव ग्रेविटी समझ रहे हो कि नीचे खींच नहीं रहे, कोई इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो इसके वो उससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस केस में आपका जो बॉडी है ना, क्योंकि आपके बॉडी की डेंसिटी कम है लिक्विड से, तो आपका बॉडी जो है वो फ्लोट करने लग जाएगा। और जब फ्लोटिंग कंडीशन में आएगा, इस केस में आपको इफेक्टिव ग्रेविटी माइनस में नहीं लेना है, ऑब्वियसली इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो गई ना इस केस में। इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो गई, वो फ्लोट करने लग जाएगा, उस पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट फील ही नहीं होगा, क्योंकि बायंसी जो है वो वेट को बैलेंस कर दे रहा है, तो टेंशन स्प्रिंग में फील ही नहीं होगा। तो इस केस में आपका जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट। और जैसे मैंने बताया, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ये पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो आएगी। तो ये आप एक कंसीडर कर सकते हो, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट और जो पॉइंट्स इससे रिलेटेड है, अगर उसको हम याद कर लें। ऐसे देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा तो बड़ा करना पड़ेगा। ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, कि अगर पेंडुलम का लेंथ बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में आपका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट 1/g, और यहाँ पे आता है 1/l प्लस 1/r, अगर लेंथ बहुत ही ज़्यादा है तो, ठीक है, 1/√, में g इंटू 1/l अपॉन 1/r। यहाँ पे r क्या है? द रेडियस ऑफ द प्लानिट इट सेल्फ, रेडियस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के ऊपर देख रहे हैं तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपका लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, इनकेस अगर लेंथ जो है वो कंपेरेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, आर से बहुत ही ज़्यादा है, तो यही जो फॉर्मूला है वो आपको रिजल्ट दे देगा r/g। तो टाइम पीरियड उस केस में आ जाएगा 2 पाई अपॉन r/g, ठीक है। इसको तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा r/g, एंड ऑब्वियसली क्योंकि r और g दोनों की वैल्यू फिक्स है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये अराउंड 84.6 मिनट्स आ जाता है, अगर आपका l की वैल्यू बहुत ही ग्रेटर हुआ एज कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये नेक्स्ट वन, सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? तो समटाइम्स आपका वर्ड आता है सेकेंड पेंडुलम, तो सेकेंड पेंडुलम उसे बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड के बराबर हो। एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकेंड। तो यहाँ से हमें ऑलरेडी पता है कि टाइम पीरियड 2 पाई√l/g होता है, और अगर हम लोग यहाँ पे 2 सेकेंड पुट करते हैं एज अ टाइम पीरियड, 2 सेकेंड हम लोग अगर पुट करते हैं तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि उसके लिए कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा। और जब हम सॉल्व करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट लेंथ आता है 99.3 सेंटीमीटर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर। तो अगर आप स्ट्रिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर के बराबर लेते हो, तो आपका जो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड आ जाता है, जिसको हम सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, अगर लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। फॉर द मून, लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम जो होगा वो 1/6 होगा, ऑब्वियसली रीजन क्योंकि वहां पे ग्रेविटी 1/6 है, तो आपका सेकेंड पेंडुलम का लेंथ भी 1/6 हो जाएगा। तो ये एक
पॉइंट अगर मून पे पूछा जाता है कि मून के ऊपर सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होगा, तो क्योंकि ग्रेविटी वहां 1/6 हो जाती है, तो आपका 1/6 मीटर होगा सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ है। चलो, तो अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिफरेंट टाइप ऑफ पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे यूट्यूब में कितना होता है टाइम पीरियड और टनल में कितना होता है टाइम पीरियड, तो वो सब चीज़ भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे फॉर दिस रिविजन। विद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉर्शनल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम और डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक यूट्यूब में या चैनल में, इन सब के भी जो रिवीजन है वो करेंगे और सारे की पॉइंट नोट डाउन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।